हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर ऑल मोस्ट वेलकम टू टुडेज केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द बची हुई चैप्टर। लगभग सारे के सारे चैप्टर खत्म हो चुका है और एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, उसको हम 2 क्लासेस में ख़त्म करेंगे। टॉपिक तो छोटा सा है लेकिन भयंकर इंपॉर्टेंट है। इसे ज़बरदस्त क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में, जैसे कि तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन हो, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, ऐसे सारे के सारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन इसे आते रहते हैं। बस थोड़ा सा जानकारी हो जाए, कुछ फंडामेंटल्स कंसेप्ट मालूम हो जाए, बस बहुत आसान। ये टॉपिक इतना आसान है, इतना सरल है कि मान लो कोई भी सवाल आएगा तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको आंसर करने में। तो चलिए, जो लास्ट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बची हुई चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका जो दूसरा भाग था एल्डिहाइड कीटोन, ये सब तक खत्म हो चुका है और ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले मुझे बताइए आप, एसिड किसको कहते हैं? व्हाट आर एसिड्स? इसको एसिड किसको कहते हैं? हाउ यू नो दिस इज एसिड? एसिड को कहने के लिए तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे आर्हेनियस थ्योरी, ब्रोस्टनलरी थ्योरी, लुईस थ्योरी, ऐसे बहुत सारी थ्योरीज हैं। लेकिन जो सिंपलेस्ट थ्योरी ऐसा कहता है कि जिस सब्सटेंस H+ आयन दे सकता है इन एक्वस मीडियम, या जिसके पास प्रोटॉन देने की क्षमता है, उसको हम एसिड कहते हैं, ठीक है। तो एसिड का मतलब जो H+ आयन या प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है उसको हम एसिड कहेंगे। तो एसिड मीन्स इट कैन गिव H+ आयन इन एक्वस मीडियम और इट हैज कैपेसिटी टू डोनेट ए प्रोटॉन। वही प्रोटॉन को भी हम H+ कहते हैं, ठीक है। तो एसिड को अगर देखा जाए, हम दोनों 2 तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले इनऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरा रहा तुम्हारा ऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स में तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड्स तुम्हारा इनऑर्गेनिक एसिड्स उसको कहते हैं। फॉस्फोरिक एसिड भी होगा, फॉस्फोरिक एसिड, बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, क्योंकि दीज एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, राइट। ऑर्गेनिक एसिड्स मीन्स द एसिड्स व्हिच कंटेन कार्बन। दीज एसिड्स कंटेन कार्बन, कार्बोनिक एसिड नहीं है। सो ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे कि फॉर्मिक एसिड, आप नाम सुना होगा। फॉर्मिक एसिड, जब कोई बिच्छू या कोई मधुमक्खी डंक मारता है ना, जिस जगह में डंक मारता है उसी जगह में देखे होगे कि सूजन होता है, दर्द भी होता है, बहुत दर्द होता है, वो फॉर्मिक एसिड की वजह से। फॉर्मिका रेड आंट भी, उससे भी फॉर्मिक एसिड। और दूसरा एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर के नाम से जानते हैं। ऐसे कई सारे एसिड्स हैं जिसमें कार्बन का ग्रुप हो। ये सारे के सारे हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहेंगे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वही ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। ये हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में डिस्कशन करने पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। पहले शुरू करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। व्हाट आर कार्बोनिल कंपाउंड्स? यू नो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that contain divalent carbonyl group are called as carbonyl compounds। देखो, कार्बन का वैलेंसी 4 है, 2 तो ऑक्सीजन के साथ परमानेंटली जुड़ गया और 2 वैलेंसी खुला पड़ा है, ठीक। देखो, अगर उसको हम क्लासिफिकेशन करेंगे, देखो टाइप 1, जरा ध्यान से देखना और मेरे बात पे सुनना और समझने की कोशिश भी करना। देखो, इसके 2 वैलेंसी अब खुला पड़ा है, एक ही साइड में हमको आर एलिफेटिक या एरोमेटिक ऐसे कुछ लगा दो, बस। मतलब तीनों वैलेंसी उसका सैटिस्फाइड हो गया और एक ही वैलेंसी खुला पड़ा है। ये जो खुला पड़ा है एक ही वैलेंसी, देखो अगर उसमें RCO, ये जो वैलेंसी खाली पड़ा है यहाँ पे, अगर वहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा दिया, वो बन गया तुम्हारा एल्डिहाइड, वो हम पढ़ चुके हैं। बोलो, अगर यहाँ पे मैंने कोई दूसरा अल्किल ग्रुप लगा दिया, देखो ये बन गया तुम्हारा कीटोन। इसको कहते हैं टाइप 1 कार्बोनिल कंपाउंड्स।
दूसरा टाइप क्या है, ये जो RCO इसके साथ कौन जुड़ा है, इसमें तुम्हारा OH भी अटैच हो सकता है, क्लोरीन भी अटैच हो सकता है देखो, और अमीनो ग्रुप भी जुड़ सकता है, और तुम्हारा कोई दूसरा अल्कोक्सी ग्रुप भी लग सकता है, या ऐसे मान लो कोई OCOR ऐसे भी लग सकता है। देखो ये सब कॉमन है। अब देखो यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे NH2, यहाँ पे OR, यहाँ पे OCOR, उनको कहते हैं टाइप 2। टाइप 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स। टाइप 2 में क्या है, दोनों में अंतर क्या है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और अल्किल ग्रुप लगे हैं। ये इतना आसान से टूटने वाले नहीं, ये इतना आसान से जाने वाले ग्रुप नहीं है, ये हमेशा रहते हैं और रहेंगे। तो जो भी प्रॉपर्टी अल्डिहाइड कीटोन्स एग्जिबिट करें वो सारे के सारे कार्बोनिल, उनको कहते हैं प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स। यहाँ भी कार्बोनिल है, लेकिन वो दीज आर नॉट प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें उसको कहते हैं एसिड, देखो उसको कहते हैं एसिड। और ये रहा तुम्हारा एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, और इसका नाम है अमाइड, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड, इसको कहते हैं ईस्टर। और ये रहा तुम्हारा एसिड अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड। ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं, देखो ये सारे के सारे टाइप 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगर मैं ऐसे पूछूंगा कि व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ए टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, आर ए टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, लेकिन these are not pure carbonyl compounds, right? So these are the type of carbonyl compounds which contain COOH as functional group, which contains COOH as functional group। देखो और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो जो कार्बोक्सिलिक की ग्रुप COOH, देखो यहाँ पे तुम्हारा व्हाट इज कॉल्ड कार्बोक्सिल, व्हाट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिल। देखो कार्बोक्सिल मीन्स इट कंटेन्स टू पार्ट्स, वन इज कार्बो, अनदर इज योर ऑक्सिल, कार्बो प्लस ऑक्सिल। कार्बो मीन्स कार्बोनिल, ये फंक्शनल ग्रुप से तुम्हारा आया, ये जो नाम है कार्बो, कार्बो मीन्स कार्बोनिल प्लस दिस OH मतलब ऑक्सिल, हाइड्रोक्सिल मीन्स ऑक्सिल, ऑक्सिल मीन्स हाइड्रोक्सिल, ऑक्सिल मीन्स हाइड्रोक्सिल मीन्स अल्कोहल, और कार्बो मीन्स कार्बोनिल जो मीन्स aldehyde ketones। That means it contains two types of, it is a combination of two different types of functional groups. One is a carbonyl means aldehyde ketones and another is alcohol। क्या इसका जितने सारे की सारी प्रॉपर्टीज, सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या कार्बोनिल का प्रॉपर्टी प्लस अल्कोहल का प्रॉपर्टी ऐसा होगा क्या? अगर ऐसा होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कोई दूसरा टॉपिक नहीं होता, जरूरत नहीं पड़ता। तो अल्डिहाइड कीटोन के जितने सारे प्रॉपर्टीज, अल्कोहल का जितने सारे प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टीज को मिला दो, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखने को तो ऐसा है, कार्बोनिल ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन इट डज नॉट शो एनी प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। हाँ, थोड़ा बहुत अल्कोहल और OH का प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है, लेकिन इट हैज इट्स ओन स्पेशलिटी। और लेकिन नाम तो आ गया ना कार्बोक्सिल, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। देखो कार्बोक्सिल की एसिड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इसमें जितने सारे एसिड है, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड तो आप जानते हैं, विनेगर, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटिक एसिड, ब्यूटिक एसिड तो तुम्हारा बटर में मिलता है, और तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड हो, साइट्रिक एसिड हो तुम्हारा, और कई सारे एसिड्स दे आर प्रेजेंट इन साइट्रस प्लांट, जैसे नींबू हो, संतरा हो, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स में एसिड सो पाए जाते हैं। और दीज एसिड्स आर यूज्ड इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, वो हमारा बॉडी को एनर्जी देते हैं, ठीक है। इसलिए दीज एसिड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बायोलॉजिकल सिस्टम एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू स्टडी देम इन डिटेल। चलिए क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पहला क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये एलिफेटिक या एरोमेटिक है। सो पहले एलिफेटिक और सेकेंड इज एरोमेटिक।
एलिफेटिक का मतलब RCOOH, ये तरह फंक्शनल ग्रुप. If this functional group is attached to any aliphatic group means alkyl groups, हाइड्रोजन सबसे कम alkyl ग्रुप था हाइड्रोजन, आप जानते हो, मिथाइली, इथाइली, और RG और मिथाइल, इथाइल और साइक्लो अल्किल भी हो सकता है. अगर ऐसा है तो उसको कहेंगे एलिफेटिक. जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, दीज आर ऑल, इसके बारे में तो हम खूब सारी चर्चा करेंगे. दीज आर ऑल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स. एरोमेटिक किसको कहेंगे? दीज आर द कार्बोक्सिलिक एसिड, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में COH ग्रुप, देखो ये COH ग्रुप अगर किसी एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा है, इफ इट इज बॉन्डेड टू एन एरोमेटिक रिंग, इट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. जैसे कि बेंजोइक एसिड, और तुम्हारा और भी कई सारे कंपाउंड्स है, जैसे कि ऑर्थोटोलिक एसिड, ऑर्थोटोलिक एसिड, ऐसे कई सारे एसिड्स हैं जिसके बारे में भी हम कुछ चर्चा भी करेंगे आगे जाकर. ये रहा तुम्हारा एलिफेटिक हो सकता है या एरोमेटिक हो सकता है. दूसरा क्लासिफिकेशन, सेकेंड क्लासिफिकेशन होगा कि हाउ मेनी, कितने कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स उसके अंदर में है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स. मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, मोनो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है. मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स द कार्बोक्सिलिक एसिड्स दैट कंटेन ओनली वन COH ग्रुप, जिस एसिड के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही COH ग्रुप है. देखो ये सारे, दीज आर ऑल एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही COH ग्रुप होना चाहिए. अगर एक ही COH ग्रुप है तो उसको कहें मोनो, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, ठीक है. डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके पास दो COH ग्रुप है, जैसे देखो ये ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है. और कुछ एसिड्स ऐसे भी हैं जिनके पास तीन तीन कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, जैसे CH2, COH, CH, COH और CH2, COOH. देखो ये रहा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ऐसे ही हम क्लासिफिकेशन करते हैं, मोनो, डाई, ट्राई और एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है. ऐसे ही हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है. तो अब देखो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. अब नोमेनक्लेचर के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स नोमेनक्लेचर में बहुत ही गलतियां करते हैं, और आइए सीखते हैं कि नोमेनक्लेचर उनका कैसे हम करेंगे, बोथ एलिफेटिक और एरोमेटिक. नोमेनक्लेचर, देखो नोमेनक्लेचर, नामकरण करेंगे. तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एलिफेटिक का रहा ऐसा, RCOOH. R क्या हो सकता है? सबसे कम R मीन्स R कैन बी H, क्योंकि तुम जानते हो एसिड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कम से कम एक कार्बन चाहिए, तो एक कार्बन तो हमको फंक्शनल ग्रुप से मिल जाता है, तो RH होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो RH हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, कुछ भी हो सकता है. ऐसे फंक्शनल ग्रुप क्या है? COH, जिसको कार्बोक्सिल कहते हैं. सफिक्स, जब नेमिंग होता है तो सफिक्स ओइक एसिड, OIC एसिड. और IPS नेम क्या होगा? IPS नेम अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड. ये सब तूने +2 में पढ़ चुके होंगे, ठीक है. कॉमन नेम सिस्टम देखो, कॉमन नेम में मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, भयंकर इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ. देखो अगर ये मैंने अभी बताया ना, R कम से कम H हो सकता है. देखो H, COOH, CH3, COOH, C2H5, COOH, C3H7, COOH, C4H9, COOH. मैं कॉमन नेम की बात कह रहा हूं. देखो याद रखना, अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो, किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो और इसी कार्बन के साथ H लगा है, तो उसको हम हाइड्रोजन नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? फॉर्म. याद रखना, H के लिए क्या कहेंगे? फॉर्म. उसको फॉर्म के नाम से बुलाएंगे. देखो, और सफिक्स में क्या था तुम्हारा? OIC एसिड.
उसे ओ को हटा दो, ट्रिक मैं बता रहा हूं, ओ को निकाल के फेंक दो और क्या बच गया, आईसीएसिडी, फॉर्म प्लस आईसीएसिडी, बस नाम क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड। ट्रिक मैं बता रहा हूं। मिथाइल के लिए क्या लिखना, मिथाइल के लिए लिखना एसिड, उसको मिथाइल नहीं कहना, वो तो मिथाइल नाम है, अब वो COH के साथ जुड़ा है, तो इसलिए इस मिथाइल के बदले में हम उसको कहेंगे एसिड प्लस आईसीएसिडी, प्लस आईसीएसिडी। अगर C2H5 हो तो उसका नाम प्रोपियोन, अगर C3H7 है उसका नाम होगा ब्यूटीर, BUTYR। बस इसके साथ आईसीएसिड जोड़ देना, आईसीएसिड जोड़ देना, हो जाएगा नेम, ठीक है। और इसका भालेर, इसका नाम भालेर, याद रखना, प्लस आईसी एसिड जोड़ देना। ऐसे ही कॉमन नेम में ऐसा ही ट्रिक, ऐसा ही ट्रिक याद रहा। हाइड्रोजन के लिए फॉर्म, मिथाइल के लिए एसिड, C2H5 के लिए प्रोपियोन, C3H7 के लिए ब्यूटी और C4H9 के लिए भालेर। अब मैं IUPAC नेम के नेमिंग के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है, ओके। देखिए ये रहा कॉमन नेम लिखने का तरीका। अब मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो, अगर इसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है, इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड देयर, इसे हाइड्रोजन जब कॉमन नेम हम लिखेंगे कहेंगे फॉर्म। और देखो अगर सफिक्स में ओ है, सफिक्स के अंदर में ओ है, तो कॉमन नेम जब हम लिखेंगे ना, वो ओ को निकाल के फेंक दो और जो बचा उसको उसमें साथ जोड़ दो, फॉर्मिक एसिड। आई बात समझ में। ये रहा मिथाइल, मिथाइल के लिए क्या लिखेंगे, एसिड, और उसके साथ जोड़ दो आइस एसिड, एसिटिक एसिड बन गया। और इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोपियोन, प्रोपियोन के साथ आइस एसिड जोड़ दो, हो गया प्रोपियोनिक एसिड। ब्यूटीर, भालेर, ऐसे ही। आईपीएसी नेम तो जानते हो, आईपीएसी नेम, आईपीएसी नेम तो बहुत ईजी, इसका तो एक ट्रिक है, जैसे कि तुम्हारा पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स, दिस इज द सीक्वेंस। देखो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या होगा, मेथ, ऐसे ही लिखना। और प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, AN प्लस AN प्लस, बस, और OIC जोड़ देना, OIC एसिड। बिकॉज यहाँ पे तो ई लिखना चाहिए, लेकिन जैसे सेकेंडरी सफिक्स में AIOUY, ये रूल तो आप जानते हैं ना, अगर सेकेंडरी सफिक्स में स्टार्टिंग लेटर AIOUY हो तो प्राइमरी सफिक्स में ई को हटा देना, तो इसलिए हमने ई हटा दिया, तो क्या बन गया, मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड। अब देखो यहां पे इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन है यहां पे, सो एथ ANOIC एसिड, इथानोइक एसिड। और यहां देखो इसका नाम क्या होगा, तीन कार्बन है, तीन मीन्स प्रोप ANOIC एसिड, प्रोपानोइक एसिड। सो दिस विल बी देयर आर टोटल 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए हम लिखेंगे ब्यूट ANOIC एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, एंड दिस विल बी योर 5 कार्बन के लिए पेंट ANOIC एसिड। ऐसे ही आईपीसी नेम उनका ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किया जाता है, ठीक है। और कुछ नोमेनक्लेचर्स करते हैं, और कुछ करते हैं, सीखते हैं। ये रहा तुम्हारा होमोलोगस सीरीज का नोमेनक्लेचर। और मैं कुछ देता हूं, देखो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ऐसा तुमको पूछा जाएगा, COOH, CH2 COOH, इसका नाम क्या होगा बताओ, करके देखो। ऐसा ही 1 2 3 4, देखो जहां पे एक COH ग्रुप है ना, वहीं से नंबरिंग होगा, क्योंकि वो दबंग है, वो हीरो है, वो कहेगा कि जहां मैं खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होता है, तो मतलब नंबरिंग भी वहीं से शुरू होगा, चेन भी वहीं से शुरू होगा, वो हीरो है। आप जानते हो ना, वो जो फंक्शनल ग्रुप के जो टेबल हमने बनाया वो सबसे टॉप है, उससे सबसे टॉप में है, उससे कोई ऊपर है ही नहीं, तो ये हीरो है, मतलब वो नंबर 1 होगा, ठीक है। अब देखो कोई ब्रांचेस नहीं, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसको लिखना ब्यूट, ब्यूट, और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड ANE, यहां से ई नहीं हटेगा, यहां पे ई रहेगा, प्लस देखो 1,4 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, 2 एसिड है इसलिए डाइओइक एसिड,
उसको हटा दो, ब्यूटेन 1,4 डाइइक एसिड हो गया। और देखना ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसको कहते हैं क्रोटोनिक एसिड, इसका नाम है क्रोटोनिक एसिड कॉमन नेम सिस्टम में। ये रहा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बिकॉज दिस इज अल्फा बीटा, द कार्बन बॉन्डेड टू फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ये रहा अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा के बीच में एक पाई बॉन्ड है, इसीलिए उसको अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं और इसका नाम है क्रोटोनिक एसिड, जो कॉमन नेम में हम कहते हैं। IPH नेम में क्या होगा बताओ? ये तो नंबर 1 होगा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, बोलो क्या होगा? 4 कार्बन कुल मिला के, तो 4 कार्बन मतलब ब्यूट। देखो प्राइमरी सफिक्स क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, कहाँ पे? 2 3 के बीच में, तो क्या होगा? ब्यूट 2EN। शुरुआत कहाँ से होता है? 2 से ही होता है, 2EN, और उसके बाद क्या लिख देना? ओइक एसिड। आई बात समझ में? बस ऐसे ही नोमेनक्लेचर करते रहना। एक सवाल तुम्हारे एग्जाम में आया था, एक क्वेश्चन आया था, शायद ऐसे ही कुछ आया था, ऐसे ही कुछ आया था जहाँ तक मेरा याद है, और CHBr जहाँ तक मुझे याद है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था। देखो क्या होगा, ऐसे ही 1 2 3 4, देखो ये रहा तुम्हारा प्रीफिक्स, अल्फाबेटिकल लिखना, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, ठीक है, ब्रोमो B से शुरू होता है, मिथाइल M से शुरू होता है, अल्फाबेटिकल ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड AN, और इसके साथ जोड़ दो ओइक एसिड, बस हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटानिक एसिड। ठीक है, चलो कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स करते हैं। एरोमेटिक देखो, इसका नाम है कॉमन नेम, बहुत ही पॉपुलर नेम है, कॉमन नेम से तो दुनिया में जाना जाता है कोई बेंजोइक एसिड ही, लेकिन क्या होगा उसका कॉमन नेम है बेंजोइक एसिड। जरा बोर्ड को ध्यान से देखना और मेरे बात सुनना और समझने की कोशिश करना। इसका नाम है बेंजोइक एसिड, और क्या होगा? ये स्पेशल सफिक्स, ये जो है ना, ये स्पेशल सफिक्स कैटेगरी में आते हैं, तो नाम क्या होगा? बेंजीन, याद रखना, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो अगर ये मैंने दूसरा लिखा COH CH3, उसको कहते हैं ऑर्थोटोलिक एसिड, कॉमन नेम ऑर्थोटोलिक एसिड, और IPH नेम क्या होगा बोलो? ये रहा एक नंबर 1, ये होगा नंबर 2, ऐसे ही नंबरिंग करना। तो 2 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे ही तुम कुछ नोमेनक्लेचर घर में करना। COH, यहाँ पे मैंने दिया OH, ट्राई जरूर करना, आराम से हो जाएगा। उसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, कॉमन नेम सैलिसिलिक एसिड, और एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में देता हूँ COH, यहाँ पे COH, इसको कहते हैं तुम्हारा थालिक एसिड। क्या होगा इसका नाम? बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और मैंने एक बता दिया, और तुम रेस्ट ये सारे के सारे होमवर्क घर में करना। उसको कहते हैं टेरेथैलिक आइसोथैलिक एसिड, और इसका नाम है टेरेथैलिक एसिड, इसका नाम है आइसोथैलिक एसिड, कॉमन नेम आइसोथैलिक एसिड, और इसका नाम है टेरेथैलिक एसिड। बस आपको लिखना है इसका IPH नेम क्या होगा, बस। ओके, देन ये रहा नोमेनक्लेचर। मुझे उम्मीद है कि नोमेनक्लेचर में आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप क्लियर हो गए होंगे। तो जितने सारे सवाल इसी में एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो करने में कोई परेशानियां नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए उसके बाद आइसोमेरिज्म, जैसे आइसोमेरिज्म जानते हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला represents different structural formula, different structures, same molecular formula represents different structures having different properties, उसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, फॉर्मूला एक ही है, different structure, different properties. What are the isomerism it shows? Namely 2 isomerism it exhibits: chain isomerism and a functional isomerism. These are the two important isomerism exhibited by carboxylic acid. और तो
आइसोमेरिज्म तो है, लेकिन ये जो दो आइसोमेरिज्म है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ध्यान से सुनना। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब चेन अलग होगा, चेन आइसोमेरिज्म मतलब कार्बन चेन अलग होगा, और चेन आइसोमेरिज्म के लिए कम से कम 4 कार्बन चाहिए। कितने चाहिए? 4 कार्बन। देखो सी सी सी, अगर ये COH हो गया और चेन क्या बनेगा? COH C। ये रहा चेन आइसोमेरिज्म। ब्यूटानोइक एसिड 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, ये 4 कार्बन, कम से कम 4 कार्बन चाहिए चेन आइसोमेरिज्म को दिखाने के लिए। क्लियर हुआ? चलिए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म मीन्स सेम फार्मूला, क्या अलग होगा? फंक्शनल ग्रुप अलग होगा। मीन्स सेम फार्मूला से दो स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कुछ अलग है और यहाँ कुछ फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो एसिड का फंक्शनल ग्रुप कौन है? याद रखना, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड इज योर ईस्टर। एसिड का फंक्शनल आइसोमर क्या है? ईस्टर। देखो एक एग्जांपल मैं देता हूं, एसिटिक एसिड पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, व्हाट इज द फंक्शनल आइसोमर ऑफ एसिटिक एसिड? क्या करना? ईस्टर। ईस्टर कैसे लिखना है? बस उसका एच को यहां ले आओ और मिथाइल ग्रुप को उठा के यहां ले आओ, जस्ट पोजीशन चेंज कर दो, पोजीशन चेंज कर दो, ठीक है? तो क्या बनेगा? HCOO CH3 मिथाइल फॉर्मेट, और एक CH3 COO C2H5 COH, क्या होगा इसका? देखो वही फेर बदल कर दो, ठीक है? CH क्या होगा? HCOO C2H5 होगा, इथाइल फॉर्मेट, और जो इथाइल ग्रुप उसको बंटवारा कर दो तो मिथाइल CH3 COO CH3, तो मिथाइली एसिटेट। ये रहा तुम्हारा फंक्शनल आइसोमर्स। आई थिंक नाउ अब तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अब तक क्लियर हो चुके होंगे। देखिए, अब तक हम डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। उसको हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे? इसी प्रिपरेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम हो या कोई एंट्रेंस का एग्जाम हो, ज़बरदस्त क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। तो चलिए प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनना और समझने की कोशिश करना, और साथ साथ कुछ लिखते रहना अपनी कॉपी में। देखो, पहला मेथड है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये सारे के सारे प्रोसेसेस ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है अल्कोहल के चैप्टर में और एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में। जस्ट रिवीजन कर रहा हूं मैं। पहला ऑक्सीडेशन मीन्स प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को हम ऑक्सीडेशन करेंगे बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन है? अल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी होगा, और दूसरा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी होगा, क्रोमिक एसिड भी होगा। ऐसे कुछ हम यूज करते हैं नॉर्मली टू कन्वर्ट अल्कोहल टू एसिड्स। देखो क्या तरीका है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक में लिखने का तरीका, अगर रिएक्टेंट सही ढंग से तुमने लिख लिया, और ये ट्रिक सीखना है कि कहाँ से किसी ग्रुप को जोड़ना है, कौन सा बॉन्ड को तोड़ना है, और प्रोडक्ट ऐसे ही अपने आप बन जाएगा। ये ट्रिक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने पहले प्राइमरी अल्कोहल लिया। प्राइमरी अल्कोहल मीन्स आई राइट लाइक दिस CHHOH, दिस इज अल्फा कार्बन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड्स सफिशिएंट नासेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का भंडार है, उसका ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तो देखो ये HHO, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन तीनों में से किसी को लिख दो, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। RCOH क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया पहले स्टेप में। लेकिन रिएक्शन यहाँ रुकने वाला नहीं है, तो आगे जाएगा, जाके कहाँ रुकेगा? और ये O अब C और H के बीच में घुस जाएगा, तो उसको हटाएगा और इसके बीच में घुसेगा, तो क्या बनेगा? RCOOH। ये बात हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होता है इस रिएक्शन में। अल्कोहल में जितने कार्बन्स हैं पाए जाते हैं, और एसिड में भी उतने ही नंबर कार्बन भी देखने को मिला। कार्बन के नंबर में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, कोई कमियां भी नहीं होगा, कार्बन नंबर रिमेन्स सेम, ठीक है। अगर यहाँ पे तुमने लिया R की जगह में H लिखो, मिथाइल अल्कोहल,
अगर R की जगह में H में लिखूंगा तो मिथाइल अल्कोहल से बनेगा फॉर्मिक एसिड, बस। अगर मैं यहाँ मिथाइल लिया, इथाइल अल्कोहल बन गया, तो यहाँ पे तुम्हारा बनेगा एसिडिक एसिड। ऐसे ही जैसा R, वही R को यहीं पे लिख देना, बस ऐसे ही एसिड बनेगा। ये रहा तुम्हारा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल, अगर इफ यू टेक सेकेंडरी अल्कोहल RCRHOH, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O दे दिया, ठीक है। पहले तो तुम्हारा कीटोन बन जाएगा, लेकिन कीटोन बनने के बाद इतना आसान नहीं है उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील करें, कन्वर्ट करें। इतना आसान नहीं है, ड्रास्टिक कंडीशन की जरूरत है। पोपोप्स रूल यहाँ पे लागू होगा, तो ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। ड्रास्टिक कंडीशन मीन्स ही हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर कंडीशन चाहिए, और तुमको ज़्यादा से ज़्यादा रिएजेंट भी यूज करना पड़ेगा। क्या फ़ायदा है? तो ड्रास्टिक कंडीशन यूज करना पड़ेगा, ड्रास्टिक कंडीशन, और प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तब क्या होगा, ये जो R है, मान लो यहाँ पे मैंने मिथाइल ले लिया, और यहाँ पे मान लो मैंने मिथाइल ले लिया। सपोज यहाँ पे R की जगह में मैंने मिथाइल ले लिया, मीन्स आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो एसीटोन मिल गया। अब ड्रास्टिक कंडीशन में क्या होगा, तो ये जो कार्बोनिल और R के बीच में बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा। जब टूटेगा, देखो मान लो, और एक मैं बात बता रहा हूं, अगर मान लो ये अनसिमेट्रिकल है, C2H5, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, गजब का चीज है ये। देखो, अगर यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, बॉन्ड तो टूटेगा ही टूटेगा। किसके साथ? CO ग्रुप के साथ। जो दो अल्किल ग्रुप जुड़े हैं, एक तो जाने वाला है, एक तो जाएगा, लेकिन कौन CO को रखेगा? CO किसके पास रहेगा? अगर यहां बॉन्ड टूटता है तो इथाइल के पास हो रहेगा। देखो, अगर यहां बॉन्ड टूटा है तो टूट रहा है, तो ये मिथाइल के पास रहेगा। तो अब सवाल है, CO किसी के पास रहेगा? ये बड़ा भाई है। देखो, बड़ा भाई कहेगा तू छोटा भाई है, तू रख ले कार्बोनिल को, और जरूरत पड़ेगा तो मैं तुझे और एक हाइड्रोजन दे रहा हूं। देखो, बड़ा भाई का सैक्रिफाइस हमेशा होता ही रहता है, ठीक है। तब तो बड़ा भाई है ना। देखो, ये कहेगा तू जो छोटा ग्रुप है वो कार्बोनिल को रखेगा। बड़ा भाई कहेगा कि देख बेटा, मैं तुझे एक हाइड्रोजन मेरे तरफ से तुझे तोहफा में देता हूं। तो क्या होगा? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, यही तो सीखना है। तो ये रहा CH3, उसको मिल गया CO, दे दिया, बंटवारा हुआ, उसको CO मिला, और ये तोहफा में उसको दिया H। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां पे है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको बनाएगा एसिड। देखो क्या हो रहा है, ये छोटा सा ग्रुप CO को रखेगा, पहला बात है। ये एक हाइड्रोजन देगा उसको, ठीक है, और बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, मतलब वो भी एसिड हो गया। और ये क्या, इसका हालत अब क्या होगा? देखो, ये तो पहले एक हाइड्रोजन दे चुका है, अब इसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। वो कहे कि मुझे भी दो ऑक्सीजन दे दो, क्योंकि ऑक्सीजन का कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन तो सफिशिएंट है, मुझे भी 2 ऑक्सीजन दे दो, ताकि मैं भी एक एसिड बन जाऊंगा। देखो, CH3 और CH, ये 2 ऑक्सीजन ले लिया और खुद भी बन गया एसिड। छोटा भाई को वो बना दिया एसिड, खुद भी बन गया एसिड। लेकिन बात ऐसा है कि बॉन्ड टूट गया। जो पेरेंट अल्कोहल में जितना कार्बन थे, अब थोड़ा कार्बन में कमी हो गया। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल हमारा सबसे बेहतरीन रिएक्टेंट है, जिससे हम अच्छा एसिड बना सकते हैं, ठीक है। ये रहा तुम्हारा ऑक्सीडेशन की बात। आई बात समझ में? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और दूसरा रहा तुम्हारा सेकंड मेथड, हाइड्रोलिसिस मेथड। दूसरा रहा तुम्हारा हाइड्रोलिसिस मेथड। देखो, हाइड्रोलिसिस, पहला हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस फॉर अल्किल सियानाइड्स। ऐसे तो अल्किल सियानाइड कहते हैं सब, लेकिन दुनिया में उसका और भी नाम है, अल्किल नाइट्राइल्स। देखो, when alkyl cyanide or of alkyl nitrile is subjected to hydrolyzed in presence of acid, ध्यान से सुनना, ये ट्रिक कैसे लिखना वो पहले सीखना है, उसके बाद में मैकेनिज्म के बाद।
पहले देखो ये जो C और N के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड को तोड़ देना, सीधे तोड़ दो उसको। नाइट्रोजन अलग, C अलग हो गया ना। देखो इसी C में इसी C को COOH बनाना, यही C बनेगा तुम्हारा COH, और कुछ नहीं, COOH। सियानाइड का C अब बन गया COOH। मुन्ना भाई MBBS से बन गया ये। अब N का क्या होगा? ONH3 बनेगा। वो कुछ भी बने उससे हमारा क्या लेना देना है, हमारा तो ये चाहिए ना, एसिड हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि मैकेनिज्म, थोड़ा बहुत मैकेनिज्म सीख लेते, अच्छा लगेगा। देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये बेचारा नाइट्रोजन के पास लोन पैराफिलेट है, बेकार पड़ा है, वो बदमाशी कर रहा है। जैसे ही देखा वो प्रोटॉन, आप जानते हो दुनिया में प्रोटॉन तो सबसे बड़ा भिखारी है, उसके पास तो रहने को घर नहीं है, मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, नंगा प्यासा घूम रहा है। वो ऐसे नाइट्रोजन के पास आया तो नाइट्रोजन ने उसको पकड़ लिया, तो क्या होगा? देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N और H, N के पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जैसे ही N के पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, आप जानते हैं नाइट्रोजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन तो हमेशा परेशान करता है, हमेशा परेशान करता रहता है, वो बदमाश है। अब उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, बेचारा वो कार्बन को छोड़ेगा नहीं। कार्बन के ये यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो जबरदस्त फोर्सिबली वो ले जाएगा। बेचारा कार्बन क्या करेगा, वो तो जेंटलमैन है। अब देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, डबल बॉन्ड NH। कार्बन बेचारा करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। तो इसी सिचुएशन में मदद के लिए वाटर आ गया। देखा कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दुखी मन में बैठा है, वो आ गया, मैं मदद कर सकूं, आजा। तो देखो क्या हुआ, RCO, C के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो खुद वो अपने कंधे पर उठा लिया, और देखो ये डबल बॉन्ड NH। अब प्रोटॉन ये हटा दिया, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहीं से प्रोटॉन को निकल दे। जो प्रोटॉन एसिड के रूप से आया था, जो कैटालिस्ट था, वो यहीं से निकल गया। तो क्या बन गया देखो, RCH, C बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड NH। बस अब क्या होगा, थोड़ा सा फेरबदल होगा उनके बीच में, और तुम्हारा बन गया अमाइड। फिर वही खेला चलता रहेगा, फिर उन्होंने प्रोटॉन पकड़ लिया। मान लो अब जो वाटर अटैक करेगा, देखो यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ऐसे ही कर दो, और ज़्यादा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं, ढेर सारी मैकेनिज्म हो गया। बस वाटर को ऐसे तोड़ दो, CO को OH दे दो, हो गया एसिड। तो ये रहा एसिड, ठीक है। ऐसे तरह तुम्हारा हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किली साइनाइड गिव्स यू कार्बोक्सिलिक एसिड। सिर्फ याद रखना ये C ही तुम्हारा COOH होता है, ठीक है। दूसरा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस of ester. Oils and fats are, they belongs to esteric class of organic compounds. Esters are hydrolyzed in 2 medium, in acid medium hydrolysis and basic medium hydrolysis. Basic medium hydrolysis means in presence of a base like sodium hydroxide, potassium hydroxide, ester can be hydrolyzed. Basic medium hydrolysis is called as saponification. एक ही किसी भी साल शायद एग्जाम में पूछा गया था, CHS एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड एज डैश, सापोनिफिकेशन। क्योंकि जो ऑयल और फैट वो सारे के सारे ईस्टर से होते हैं, और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बॉइलिंग कंडीशन में डाल दो, तुम्हारा सोप बन जाएगा। वो सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट से होता है, ठीक। तो देखो कैसे एसिड मीडियम, ये तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहा है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर, ये सब आपने पढ़ चुके होंगे केमिकल काइनेटिक्स में। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, RCOOR डैश, बस ये ईस्टर प्लस वाटर, यहाँ पे रिवर्सिबल कंडीशन, ये रिवर्सिबल लिखना, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे एसिड कैटालिस्ट है। अगर इसको नहीं लिखा तो मतलब रिएक्शन होगा ही नहीं। ऑयल और मान लो कुछ ऑयल ले लो, पानी डाल दिया, क्या रिएक्शन होगा? क्या, कुछ नहीं होगा।
तेल ऊपर में, ऑयल ऊपर में और पानी नीचे। तो एसिड अगर डालोगे तब रिएक्शन होगा, तो एसिड को लिखना मत भूलना। तो देखो CO और बॉन्ड कहाँ पे तोड़ना, CO और O के बीच में बॉन्ड तोड़ना। और वाटर का जो पहला ये जो हिस्सा OH यहाँ पे जोड़ दो और H को यहाँ पे लगा दो, तो बनेगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। एग्जाम्पल मिथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट ले लो प्लस वाटर, रिवर्सिबल लिखना H+। देखो यहीं से बॉन्ड को तोड़ना, CO और O के बीच में बॉन्ड तोड़ना, और यहाँ पे OH यहाँ पे H, ये इससे इसी पार्ट से तुमको मिला एसिटिक एसिड, इसी पार्ट से हमको मिला एसिटिक एसिड, दूसरे पार्ट से मिला इथाइल अल्कोहल, ऐसे ही लिखना। और बेसिक हाइड्रोलिसिस में देखो R यहीं पे लिख देता हूँ, नीचे नीचे लिखता हूँ, चलो RCOOR-, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब या पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते कैसे लिखना है, वहीं से बॉन्ड फिर तोड़ना। और इसके पास में H, इसके पास में ONA लिखना, तो क्या बनेगा RCOONA, सोडियम सॉल्ट, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं या सोप कहते हैं, प्लस अल्कोहल मिलेगा। और इसको बस अब थोड़ा सा HCl डाल दो, कोई एसिड डाल दो, एसिड डालने के बाद क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा प्लस NaCl हो गया। ये रहा तुम्हारा हाइड्रोलिसिस मेथड। और थर्ड मेथड और एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट, व्हाट इज ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट? ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट अल्किल और आरिल मैग्नीशियम हालाइड इज कॉल्ड एज ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट्स। आरिल और अल्किल हालाइड, अल्किल मैग्नीशियम हालाइड इज कॉल्ड एज ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट। एक्स यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और कुछ भी ले लो। When this is treated with carbon dioxide in ethereal medium, in ether you dissolve Grignard reagent, then pass carbon dioxide। देखो क्या हो रहा है, ये रहा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, ठीक है, ये डायरेक्टली इट विल अटैक योर कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टू ऑक्सीजन। तो मीन्स ये हिस्सा तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और ये आके कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो इंटरमीडिएट हमारा क्या बनेगा, देखो RC+O और O के साथ MgX। मेटल कहीं पे भी लगे, दुनिया में कहीं पे भी लगे, वो बॉन्ड वीक होता है और जल्दी टूट जाता है। तो देखो बस अब वाटर डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, देखो यहीं पे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ कभी मत तोड़ना, ये बॉन्ड को कभी मत तोड़ना, इसी स्टेबल बॉन्ड, यहीं पे बॉन्ड टूटेगा तो ये लेगा H, ये मांगेगा OH मुझे दे दो, ठीक है। अब बनेगा तुम्हारा एसिड, अब बनेगा तुम्हारा एसिड और यहाँ से बनेगा MgOH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड। और इससे उसको हम कैसे पाएंगे, तो अल्किल क्लोराइड ले लो और अल्किल हालाइड और मैग्नीशियम मेटल, दोनों को ईथर में कंबाइन करो, तुमको मिलेगा अल्किल मैग्नीशियम हालाइड। देन इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करो और डू हाइड्रोलिसिस, यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये रहा तुम्हारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दूसरा रहा हाइड्रोलिसिस, तीसरा रहा ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट से हमको कैसे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एसिड के जितने डेरिवेटिव्स है, देखो जैसे एसिड क्लोराइड RCOCl मान लो कि एसिड का ये सबसे बड़ा खतरनाक डेरिवेटिव है। ये इतना रिएक्टिव है कि मान लो AR से भी वाटर खींच के पकड़ के उसके साथ भी रिएक्शन कर देता है। अगर उसको पानी मिलेगा तो क्या नहीं करेगा, क्या तांडव नहीं वो मचाएगा। अगर एयर से वो वाटर को खींच के, मॉइस्चर को खींच के रिएक्शन कर रहा है, देखो ये इतना बहुत, इट इज हाईली रिएक्टिव। देखो व्हेन इट ऑब्जर्व्स मॉइस्चर और रिएक्ट्स विद वाटर, देखो ये जो क्लोरीन है ना, दिस क्लोरीन इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो बॉन्ड यहीं से टूटेगा और यहाँ पे OH, यहाँ पे H, से डायरेक्टली it will give you acid and HCl, and this HCl leaves the system as HCl gas। और जो गैस निकलता है ना, थोड़ा सफोकेशन महसूस होता है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं थोड़ा सफोकेशन लगता है। तो ये रहा एसिड क्लोराइड। और एसिड अनहाइड्राइड वो भी मोर रिएक्टिव, एसिड अनहाइड्राइड वो भी मोर रिएक्टिव। एसिड अनहाइड्राइड, देखो एसिड अनहाइड्राइड
बस जस्ट यू ऐड वाटर, सी और ओ के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो दिस पार्ट विल टेक ओ एच एंड दिस पार्ट विल टेक एच, सो यहाँ से बनेगा एसिड, यहाँ से बनेगा एसिड, सो यू विल गेट 2 molecules of carboxylic acid if you take simple anhydride. If you take simple acid anhydride, मान लो if you take acetic anhydride, if you take acetic anhydride and you add water, just simply you add water, you will get 2 molecules. So तोड़ दो, कहीं पे भी बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, तो you will get 2 molecules of acetic acid. ठीक है. और from amide, how will get acid from amide, acid amide? There are 2 processes. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ विल गेट एसिड फ्रॉम अमाइड? अमाइड से हमको एसिड मिलेगा 2 तरह के प्रोसेस है. देयर आर 2 प्रोसेसेस. क्या है? पहला देखो, पहला प्रोसेस इफ यू ट्रीट इट विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड मीन्स सोडियम नाइट्राइट. दिस एसिड इज नॉट अवेलेबल, इट कैन नॉट बी केप्ट प्रिपेयर्ड, इट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड इन situ. उसको बनाना पड़ेगा उसी टाइम पे, उसी वक्त वो बनेगा, उसी वक्त वो रिएक्शन करेगा. पहले उसको बना के हम नहीं रख सकते हैं. तो कहाँ से बनेगा, किससे बनेगा? ना सोडियम नाइट्राइट और HCl. मतलब यू टेक अमाइड, ऐड सोडियम नाइट्राइट एंड HCl. ठीक है, ये दोनों से मिलेगा तुमको नाइट्रस एसिड. वो तुरंत दैट नाइट्रस एसिड विल रिएक्ट विथ अमाइड. देखो नाइट्रस एसिड कैसे रिएक्शन करता है. नाइट्रस एसिड को मैं ऐसे ही लिखता हूँ, HO बॉन्ड N डबल बॉन्ड O. लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो H2 के साथ O चला जाएगा, N के साथ N मिल गया और जो बच गया RCO के साथ OH. ऐसे ही लिखना तरीका मैं बता रहा हूँ, कोई मैकेनिज्म नहीं कर रहा हूँ मैं. RCOH मैकेनिज्म के पीछे मत पढ़ना, सिर्फ रिएक्शन, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कैसा होगा, यही ट्रिक सीखना है बस. RCOOH और N के साथ N मिल के नाइट्रोजन गैस के रूप में वो चला गया और H2O यहाँ पे H2O बन गया. ये रहा एसिड. और दूसरा स्टेप तुम्हारा, उसको हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस. जैसे कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे H. ठीक है, अगेन यू विल गेट एसिड. तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, किसी भी रास्ता को तुम चुन सकते हो. इसी रास्ते पे जा सकते हो या इसी रास्ते पे जा सकते हो, तुम्हारा मर्जी. ठीक है. और ये जो नाइट्रोजन है वो तुमको कुछ अमोनियम सॉल्ट के रूप में मिलेगा. यहाँ जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में मिलेगा, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस वो निकल जाएगा. ऐसे ही फर्क है नहीं, लेकिन 2 रास्ता है, किसी भी रास्ते में जाओ आखिर तुमको मिलेगा एसिड ही एसिड और कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, ये रहा तुम्हारा सारे के सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. चलिए कुछ एरोमेटिक एसिड, बेंजोइक एसिड के बारे में चर्चा करते हैं. बेंजोइक एसिड के बारे में चर्चा करते हैं. बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे भी आ चुका है और शायद आगे भी आने वाला है. ठीक है, बेंजोइक एसिड देखो, ये रहा बेंजोइक एसिड. एक ही साल क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन. हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन. क्या कोई बता सकता है, कोई रास्ता बता सकता है? बोलो. देखो 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते में बता रहा हूं. पहला उसका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करो, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. क्या बनेगा तुम्हारा? टॉलुइन. उसको ऑक्सीडेशन करो, अल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट, यू विल गेट बेंजोइक एसिड. ध्यान देने वाला बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ या मिथाइल नहीं है. अगर मैं कहूं यहाँ पे तुम्हारा कोई भी अल्किल ग्रुप हो, इथाइल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी कार्बन हो, सिर्फ लिख देना, आंखें बंद करके लिख देना, ये बेंजोइक एसिड देगा. और तो और बता रहा हूं, देखना ये ट्रिक देखना. और मैं सेकेंडरी भी लिखा, और ये सेकेंडरी देखो, सेकेंडरी मैंने लिखा आइसोप्रोपाइल ग्रुप. अब उसका भी वही रीजन दे दो, हमारा इससे कोई मतलब नहीं, दूसरे के साथ क्या हो रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है. और यहाँ देखना सिर्फ, अगर ये हाइड्रोजन है ना इसके पास, अगर एक हाइड्रोजन है तो इसके पास तो 2 हाइड्रोजन है ना, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, उसको कहते हैं बेंजीलिक हाइड्रोजन. सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने वाला बात है कितने बेंजीलिक हाइड्रोजन है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, बस कम से कम 1 मिल जाए तो
कम बन जाएगा। तो यहाँ पे एक है तो बस सिर्फ और सिर्फ उसको फेंक देना काट के और COOH लिख देना आंख बंद करके। उसके साथ क्या होगा हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा हुआ तो बताओ, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे कोई है H है ही नहीं, यहाँ पे कोई बेंजीलिक हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर ये रिएजेंट दिया गया तो रिएजेंट बेचारा क्या करेगा, देखेगा कि कोई हाइड्रोजन है नहीं, वो वापस आ जाएगा कि आई एम सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि इसके पास कोई बेंजीलिक हाइड्रोजन है ही नहीं, नो रिएक्शन। कोई भी अल्किल ग्रुप लिख लो, कोई भी अल्किल, मिथाइल हो इथाइल हो, कितना लंबा सा हो कोई बात नहीं, ये रहा तुम्हारा। और दूसरा वही दूसरा उसका क्लोरीनेशन करो, क्लोरीनेशन करो इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन बना दो, क्लोरोबेंजीन और मैग्नीशियम मेटल के साथ उसका रिएक्शन करो, मैग्नीशियम मेटल के साथ ग्रिग्नॉट्स रिएजेंट बना दो। ये भी बहुत आसान सा तरीका है। और MgCl, अब तो मैंने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दो, तुम्हारा ये बनेगा इंटरमीडिएट, ये बनेगा इंटरमीडिएट, ठीक है। और इसके बाद वाटर डाल दो। दो तरीका है, दो रास्ते हैं, कहीं पे भी जाओ कहीं पे भी जाओ कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये रहा। और अमाइड और फिनाइल सियानाइड, फिनाइल सियानाइड देखो, फिनाइल सियानाइड बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा देखो, बेंजीन से मैं बता रहा हूँ। बेंजीन, बेंजीन अगर लिया तो उसका नाइट्रेशन करो, नाइट्रेशन करो, कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, में तरीका बता रहा हूँ। देखो नाइट्रोबेंजीन मिला तुमको, नाइट्रोबेंजीन से क्या बनेगा, रिडक्शन करो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ध्यान से सुनना मेरे बात और देखते जाना, और तुमको मिलेगा अनिलीन, ठीक है। अनिलीन से तुम नाइट्रस एसिड दे दो, 0 डिग्री सेल्सियस में बनेगा तुम्हारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा ना। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से तुमको देना है क्यूप्रस सियानाइड, क्यूप्रस सियानाइड सैंड मेयर्स रिएक्शन, ये बनेगा फिनाइल सियानाइड। अगर फिनाइल सियानाइड बन जाता है तो अभी मैंने बताया था कि इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, ये C तो बनेगा COH, मतलब बेंजोइक एसिड ही मिल गया। आखिर बेंजीन से फिर वही इतनी रास्ता लंबी सफर के बाद वही बेंजोइक एसिड मिला। तुम्हारा मर्जी किसी रास्ते पे जाना, मैं तो सारे के सारे बात रख दिया यहाँ पे। और कोई बेंजामाइड ले लिया, देखो कोई बेंजामाइड ले लिया, अभी तो मैंने बताया था, नाइट्रस एसिड दे दो, नाइट्रस एसिड दे दो तो तुमको मिलेगा बेंजोइक एसिड, या तुम उसको हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस करो एसिड मीडियम में, फिर भी बनेगा बेंजोइक एसिड। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दिलचस्प टॉपिक है, कोई इतना माथापोजी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ जानकारी हो जाए बस काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कुछ जो सवाल पूछे गए थे उसका तो सारे मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, और जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आया था ऐसे कुछ था, प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम टॉलुइन और ग्रिग्नॉट्स रिएजेंट, हाँ ग्रिग्नॉट्स रिएजेंट भी होगा, अभी मैंने बताया वो भी ग्रिग्नॉट्स रिएजेंट के थ्रू भी बनेगा। ये रहा तुम्हारा सारे के सारे प्रिपरेशंस। आई थिंक अब तक आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई परेशान नहीं होना चाहिए, आप सब ने एंजॉय किया होगा। और ये क्लास अटेंड करने के लिए सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल, थैंक यू।